ये है न्यूक्लिक एसिड। इसको आप समझिएगा। चलो जूम करते हैं, इतना जूम होता है। न्यूक्लिक एसिड बोथ डीएनए एंड आरएनए आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए को और आरएनए दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्यों बोलते हैं? इसकी दो वजह है। बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स, दो वजहों के कारण हम डीएनए को और आरएनए को दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या है वो दो वजह? पहला ये कि दोनों ही डीएनए और आरएनए दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए भी और आरएनए भी। दोनों ही सो दे आर नोन एज न्यूक्लियस। यानी कि डीएनए हो गया, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए हमको कहाँ मिलता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। इसलिए हम कहते हैं डीएनए को न्यूक्लिक। न्यूक्लिक। और जो आरएनए जो होता है वो भी हमें मिलता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। सो उसको भी हम कहते हैं न्यूक्लिक। यानी कि न्यूक्लियस के भीतर ये होता है डीएनए और आरएनए, इसलिए हम दोनों को कहते हैं न्यूक्लिक। अब आप बोलोगे आरएनए कहाँ पर होता है? जो भी बन रहा है, चाहे वो आरएनए बने कि एमआरएनए बने कि टीआरएनए बने, तीनों ही न्यूक्लियस के भीतर बनते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद वो जाते साइटोसोल में। तो डीएनए और आरएनए क्योंकि न्यूक्लियस के भीतर होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूक्लिक। अब लिखा है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन दी फॉस्फोरिक एसिड एट देयर 5' कार्बन एटम। यानी कि डीएनए भी और आरएनए भी दोनों का जो 5 नंबर का कार्बन एटम है उस पर लगा हुआ होता है एक फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। उसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण डीएनए और आरएनए दोनों ही एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए both contain the phosphoric acid, both contain the phosphoric acid, so they are acidic in nature। एसिडिक होते हैं नेचर में। सो दे आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर नेगेटिवली चार्ज। दोनों डीएनए में और आरएनए में माइनस चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के कारण डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए कैरी करता है माइनस चार्ज, आरएनए भी कैरी करता है माइनस चार्ज। क्यों करते हैं ये ऐसा? क्योंकि इनमें बिकॉज दे कंटेन, क्योंकि उनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। दे कंटेन दी फॉस्फोरिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड आर दी जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये हो गए पेरेंट्स, ह्यूमन में हो गया मेल प्लस फीमेल, इनके है ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे। अच्छा, अब ऑफस्प्रिंग में जो गुण जो होगी, गुण यानी कि जो भी दिखने में जो कुछ भी है, काले है, सांवले है ना, रंग है सफ़ेद, फेयर है, कॉम्प्लेक्शन फेयर, कॉम्प्लेक्शन डार्क, ठीक है, आइस कलर जैसे कि ब्राउन है, कहीं पर ब्लू है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स का था ऐसा। तो कौन सी चीज़ है जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाती है, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाती है टू द ऑफस्प्रिंग में? तो वो होता है जेनेटिक मटेरियल, और वो है न्यूक्लिक एसिड, मेनली डीएनए कह सकते हैं। आरएनए केम अर्लियर देन द डीएनए इन द वर्ल्ड, यानी कि आरएनए पहले आया डीएनए के मुकाबले पृथ्वी में। बट द रेस ऑफ इवोल्यूशन वाज बॉर्न बाय द डीएनए बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इसमें यह कहा गया है कि जो आरएनए है वो इस धरती में पहले आया। आरएनए केम अर्लियर देन डीएनए, डीएनए के मुकाबले ये पहले आया था। लेकिन डीएनए इवोल्यूशन की रेस जीत गया। डीएनए वॉन इवोल्यूशन की रेस जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन आरएनए के मुकाबले। क्यों ऐसा है वो हम आगे देखेंगे। क्यों डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के मुकाबले, वो हम देखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो, डीएनए स्टेबल है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि डीएनए लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट कम करता है, जबकि आरएनए जो है वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्ट करता है, तेज और बहुत ही फास्ट करता है। इस वजह से क्या होगा? क्योंकि डीएनए जो है वो कम रिएक्टिव है, इस कारण से डीएनए शो लेस म्यूटेशन कम दिखाता है डीएनए, जबकि जो आरएनए जो है आरएनए शो मोर म्यूटेशन, ज़्यादा म्यूटेशन दिखाता है। अब इससे क्या होगा? अब देखो, म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन से आता है वेरिएशन। किसी भी स्पीसीज में वेरिएशन आता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, ठीक है। वेरिएशन के कारण होता है इवोल्यूशन। तो डीएनए जो है वो म्यूटेट होता है पर कम होता है कंपेयर टू आरएनए, यानी कि आरएनए बहुत ही तेज़ी से वेरिएशन शो करता है, और हमको इतना वेरिएशन नहीं चाहिए, एकदम फास्ट नहीं चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए। तो क्योंकि डीएनए कम
DNA शो लेस म्यूटेशन। इस कारण से भी DNA जो है वो हम देखेंगे कि 99.9% लिविंग बींग्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत ही फास्ट इसमें हो रहा है, म्यूटेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, वैसा हमको नहीं चाहिए, हमको स्लो चाहिए। अब देखो कि आरएनए, जैसे कि आरएनए होता है वायरस में, जैसे कि हो गया कोविड-19 हो गया वायरस। अब कोविड-19 में जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसका जो न्यूक्लिक है इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। अब हम देखते हैं कि कोविड के नए नए स्ट्रेन आते रहते हैं, न्यू स्ट्रेन आते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई। क्यों आते हैं ऐसा, न्यू क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा, इतने फास्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो आरएनए जो है वो ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट करता है। आरएनए जो है, जो कोविड-19 का जो आरएनए जो है, जो कोरोना का जो आरएनए है, वो बहुत ही तेज़ी से तेज़ी से क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है। इसी कारण से हम देखते हैं कि कोविड के नए नए स्ट्रेन आते रहते हैं। तो हमें जेनेटिक मटेरियल कोई ऐसा चीज़ जो स्टेबल हो, जो म्यूटेशन शो करे पर लेस करे, तो वो है डीएनए। इसलिए हम देखें ज़्यादातर लिविंग बींग्स में डीएनए यूज होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये यहाँ पे लिखा है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए जेनेटिक मटेरियल। 99.9% लिविंग जो जीव जंतु है उनमें हमें मिलेगा डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। वहीं पर वेयर एज आरएनए इज प्रेजेंट इन ओनली, आरएनए मौजूद है केवल कुछ वायरसेस में, जैसे कि हम देखेंगे कोविड-19 एक्सेट्रा। हम देखेंगे मोनोमर क्या होते हैं। ए सिंगल यूनिट प्रेजेंट इन ए चेन इज नोन एज मोनोमर। अब मान लो कि यहाँ पर एक मैंने गोल बनाया, एक लिंकेज है, ये 2 गोल, 3, ये 4, 5 गोला हो गया, तो 6 गोले हो गए। ये 6 के 6 को जो चेन जो है, इस चेन को हम कहेंगे पॉलीमर। ये हो गया पॉलीमर। और ये जो एक जो होता है इसको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, मोनोमर। ये एक जो है सिंगल जो है वो होता है मोनोमर, मोनोमर। ये जो चेन जो है उसमें कहते हैं पॉलीमर। यहाँ पर ये लिखा है कि ए सिंगल यूनिट प्रेजेंट इन ए चेन इज नोन एज मोनोमर। एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन और मोनोसेक्राइड इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है जो प्रोटीन जो होता है वो बना होता है अमाइनो एसिड से, सही है। वो कैसे होते हैं, ये है एक अमाइनो एसिड, मैं इसको दिखा दी ए से, इसके बीच है पेप्टाइड लिंकेज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अमाइनो एसिड हो गया मोनोमर, नहीं, एक एक हो गया मोनोमर। और चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन ना, पॉलीपेप्टाइड यानी कि एक से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेज है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड के बीच जो लिंकेज होता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पर ये लिखा है द चेन ऑफ मोनोमर इज नोन एज पॉलीमर। मोनोमर की चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे कि प्रोटीन हो गया, ये चेन है अमाइनो एसिड का, प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इस कारण से प्रोटीन क्या हो गया, पॉलीमर, और अमाइनो एसिड क्या हो गया, मोनोमर। ठीक है ना। एग्जाम्पल, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, और पॉलीसेक्राइड इज द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड पॉलीमर है, चेन है मोनोसेक्राइड का। जैसे कि
स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। हम देखेंगे डीएनए क्या है। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए चेन है, पॉलीमर यानी कि चेन, मोनोमर की चेन किसकी है, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। वहीं जो आरएनए जो है, आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए चेन है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब नए पेज में आते हैं। इसका जो डी ऑक्सीराइबोज शुगर है उसको समझने से पहले हम देखेंगे राइबोज शुगर कैसा होता है। ठीक है, तो ये आप देखो राइबोज शुगर। राइबोज में ये राइबोज एक पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन इसमें होते हैं, 5 कार्बन के आइटम्स होते हैं पेंटोज इसके। तो ये है राइबोज। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। डी इसलिए क्योंकि इसके कैरल जो कार्बन है, कैरल कार्बन में OH अगर राइट साइड होता है, OH अगर राइट साइड होता है तो उसको हम कहते हैं डी शुगर। को भी डी शुगर जैसे कि डी ग्लूकोज, जैसे यहाँ पर डी राइबोज, क्योंकि OH है राइट साइड में। अगर OH लेफ्ट साइड में होता है, OH अगर होता है लेफ्ट में, बाएं में, तो उसको कहते हैं एल, यानी कि एल राइबोज हो गया, एल राइबोज, एल गैलेक्टोज ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो, अब देखो जो कार्बन 1 था ये है 2, 3, 4। 1 ने जो था वो 4 के साथ बॉन्ड बनाया, ये 1, अच्छा 1 जो था ये 1 है, इसने 4 के साथ बॉन्ड बनाया। दोनों लाल लाल है तो रंग कुछ और दे देता हूँ, देते ग्रीन देते। ये कार्बन 1 है, इसने बॉन्ड बनाया कार्बन 4 के साथ। तो एक O आप देखोगे यहाँ पर है, ठीक ना, OH, फिर यहाँ एक O यहाँ पर है। अच्छा ये तो हाँ ठीक है, ये है बीटा डी राइबोज। बीटा किसको कहते हैं, बीटा का मीनिंग, अच्छा बीटा डी राइबोज, अल्फ़ा बीटा की बात आ गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा जो होता है, अगर एनोमरिक कार्बन जो होता है, एनोमरिक कार्बन, अगर एनोमरिक कार्बन में H अगर ऊपर होता है, अगर H हम कह सकते हैं, अगर H यहाँ पर, अगर यहाँ पर H होता है, H अगर लेफ्ट में होता, H इज इन लेफ्ट, अगर लेफ्ट में होता तो हम उसको कहेंगे अल्फ़ा। समझ लो कि आप ये देखो यहाँ पर जो एनोमरिक कार्बन है वो है कार्बन 1, ठीक है। C1 जो है वो है एनोमरिक कार्बन। क्यों है मैं बोलता हूँ आपको, एनोमरिक कार्बन मोस्ट ऑफ द टाइम जो C1 जो होता है वही होता है एनोमरिक कार्बन। ग्रीन से ज़्यादा अच्छा दिख नहीं सकता मुझे, दूसरा कलर ब्लू यूज़ करते चलो, ठीक है। वो कार्बन का एटम जिसमें, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि डबल वन O है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो जिसके साथ फंक्शन, जिस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के एटम के साथ, जिस कार्बन के एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप चिपका होता है, लगा होता है, उस कार्बन को हम कहते हैं एनोमरिक कार्बन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम C1 कार्बन एटम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप, देखो आप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस कारण C1 जो हो गया वो हमारा हो गया एनोमरिक कार्बन। अल्फ़ा बीटा डिसाइड करता है एनोमरिक कार्बन, ठीक है। अब मान लो आप कि एनोमरिक कार्बन के लेफ्ट साइड में अगर H होता है, बाएं साइड में अगर H होता है तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा। और अगर बाएं की जगह अगर दाएं साइड में H होता है, ये एनोमरिक कार्बन है,
इसके दाएं साइड में H है, तो इसको हम कहेंगे बीटा। जैसे कि अब देखो यहाँ पर C1 है एनोमरिक कार्बन, इसके लेफ्ट में देखोगे अब OH है। तो जब हम इसको बनाएंगे, इसमें फिरानोज में बनाएंगे, फिरानोज यानी कि आप देखोगे 5 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, आप देखो C1 को देखो, ये C1 यहाँ पर है, ये C1 यहाँ पर है, ठीक है। जो लेफ्ट में जो होता है ना वो आ जाएगा ऊपर। जो लेफ्ट जो होता है ना, इसको हम कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं लीनियर। ये है लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर, ठीक है, ये होता है लीनियर। इस वाले को हम कहते हैं साइक्लिक, ये है साइक्लिक। साइक्लिक होते हैं दो टाइप के, एक होता है पैरानोज और एक होता है फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो है फ्यूरानोज का, आप देख सकते हो बीटा डी राइबो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होता है वो होता है बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। अब देखो राइबोज का हमने क्या किया, ये है कार्बन 1 C1, इसके लेफ्ट में था OH, लेफ्ट का चीज़ आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ गया। H राइट में था, वो आ गया नीचे। तो जब OH ऊपर है H नीचे, यानी कि ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। अगर मान लो कि OH अगर होता नीचे यहाँ पर होता और H होता ऊपर, तो ये होता अल्फा, ठीक है। आप देखो C2 को, लेफ्ट में क्या है H आ गया ऊपर, राइट में क्या OH आ गया नीचे, ठीक है। आप देखो C3 को, H ऊपर, H लेफ्ट में ऊपर आ गया, OH क्या राइट में आ गया नीचे। C4 को देखो, अब C4 के साथ है CH2OH, ठीक है। CH2OH हमेशा आता है ऊपर और H आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया राइबोज का, राइबोफ्यूरानोज हो गया ये। अब डीऑक्सी में क्या होता है, देखो आप, ये जब C2 देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो C2 जो आप देख रहे हो यहाँ पे C2, आप देखो C2 के नीचे यहाँ पे OH है, एक कार्बन नंबर 1 है, ये एक कार्बन नंबर 2 है। यहाँ पे देखोगे OH है क्योंकि राइबोज है, ठीक है। अब डीऑक्सी में क्या होता है कि जो OH में से O नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ होगा H। तो उस शुगर को हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज है गया, ठीक है। ये कौन सा तुझे, हाँ ये आप देखो, हाँ यहाँ पे अच्छा जूम है, यहाँ पे देखो, ये है राइबोज का, ठीक है, राइबोज शुगर। C1 बीटा डी राइबोज है, OH ऊपर H नीचे। फिर सेकंड कार्बन, इस बारे की बात करो, जो C2 कार्बन है इसमें आप H देखो कहाँ पर ऊपर है, OH पे ध्यान दो, OH ये है। तो ये हो गया राइबोज, क्योंकि यहाँ पे C2 में OH है। डीऑक्सी में क्या होगा, OH की जगह सिर्फ H होगा, सिर्फ H होगा, बाकी सब सेम होता है। राइबोज और डीऑक्सी में फ़र्क एक ही, डीऑक्सी का मीनिंग होता है डीऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन की कमी, लेस ऑक्सीजन डीऑक्सी। लेस ऑक्सीजन का मीनिंग होता है OH में लेस वन O, एक O कम हो गया, 1 O कम हो गया, यानी कि OH की जगह सिर्फ आगे H, बाकी सब सेम ही होता है। तो उस शुगर को हम कहते हैं हम डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसलिए हम इसको कहते हैं 2 डैश क्योंकि C2 में है, इसलिए इसका नाम पड़ा 2 डैश। अच्छा आप देखोगे अभी डैश रखिए, डैश डैश डैश, ऊपर वाले को डैश कहते हैं। ये डैश क्यों है, जो शुगर का जो कार्बन है उसमें डैश क्यों है, देखो आप डैश क्यों है, इसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर चिपका होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, वो ऐसे रिंग होते हैं ना, ऐसे करके रिंग होता है, ये ऐसे रिंग होता है, पिरिमिडिन रिंग हो गया, फिर प्यूरिन ऐसा हो गया, ये कि प्यूरिन हो गया। तो यहाँ पर
नाइट्रोजन तो होता ही है कहीं पर, कार्बन भी होता है। जो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, इन दोनों की रिंग में कार्बन भी होता है, कार्बन एटम भी होता है, सी भी होता है। अब इनका जो कार्बन है, प्यूरिन का, पिरिमिडिन का, उसको अलग दिखाने के लिए शुगर से हम पिरिमिडिन और प्यूरिन के कार्बन को तो नॉर्मल सी से लिखते हैं, सी 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 सी, और शुगर को हम दे देते डैश 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 डैश, ठीक है, ये डैश, तो ये इसलिए यहाँ पे डैश डैश आता है, यानी कि टू डिफरेंशिएट द शुगर, टू डिफरेंशिएट द कार्बन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में जो कार्बन है उनको अलग दिखाने के लिए हम शुगर के कार्बन को दे देते डैश, बाकी और कुछ नहीं, सेम ही है। अब पीछे जाके देखेंगे डीऑक्सीराइबोज क्या है, ठीक है। देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की मीनिंग क्या है, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसे नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आर दी मोनोमरिक यूनिट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का सिंगल यूनिट होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स विच आर एच फॉलोज, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 डैश डीऑक्सीराइबोज शुगर जो आपको बताया मैंने अभी, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। यूरासिल होता है आरएनए में, यूरासिल यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो शुगर, यहाँ पे देखो आप डीऑक्सी शुगर देखो राइबोज और उसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें। आप देखो, देखो ओ एच यहाँ पर भी राइबोज में भी है, C1 में एच यहाँ पर भी है, फ़र्क आता है C2 में, सिर्फ इस C2 कार्बन में आता है। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर तो ठीक है एच, नीचे देखो यहाँ पर भी एच है, दोनों जगह एच है, जबकि राइबोज में था ओ एच, राइबोज में C2 में था ओ एच, ये ओ चला जाता है डीऑक्सी में, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। बाकी सब सेम है, एच ओ एच एच, बाकी सब सेम है, बस यही का फ़र्क है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में इसका बना के नहीं दिखा रहा हूँ कि प्यूरिन कैसे दिखता है या फिर पिरिमिडिन कैसे दिखता है, क्योंकि इसके लिए एक नया वीडियो चाहिए एक और, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन को मैं इस वीडियो में आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ये किसी और वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे ही बनाते हैं, यानी कि प्यूरिन कैसे बनाते हैं। पिरिमिडिन में ही ऐसा आप जोड़ दो तो बन जाता है प्यूरिन, ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली किसी भी रिंग जो होता है उसमें नॉर्मली या तो कार्बन होता है या तो हाइड्रोजन होता है, सी होता है तो एच होता है, पर इनमें होता है एन, तो इस कारण इनको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। तो ये आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर हमारा फोकस होगा डीएनए के 5 डैश और 3 डैश को समझने में, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब आ गया राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जिसमें राइबोज शुगर हो, इसको हम कहेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। आर दी मोनोमरिक यूनिट ऑफ आरएनए, आरएनए का मोनोमरिक यूनिट होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, 3 हिस्से होते हैं इसके, विच आर एच फॉलोज, तो नीचे दिए गए। आप देखो राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो फ़र्क क्या होता है, दो फ़र्क होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी, यानी कि डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है। एक तो फ़र्क है शुगर का, दूसरा फ़र्क है नाइट्रोजनस बेस में यूरासिल का, इसका। बाकी तो अब देखो सब सेम, फॉस्फेट तो दोनों में एक है, फ़र्क है शुगर में, डीएनए और आरएनए में, और फ़र्क है नाइट्रोजनस बेस के यूरासिल में, इस वाले यू वाले में। बाकी एडेनिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, फ़र्क सिर्फ होता है यूरासिल का, यानी कि फ़र्क होता है थायमिन का।
एक और सुन लो कि थायमिन के कारण भी डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, ये भी कारण था। एक कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस का। आप देखोगे राइबोज में OH बड़ा है ये, तो ये राइबोज जो होता है ये ज़्यादा कॉज करता है मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस को आप समझ सकते हो टकराना, क्लैशेस करना, तो इसके टकराने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बड़ा एक मॉलिक्यूल है ये। जबकि आप देखोगे डीएनए को आप देखोगे, पीछे की स्लाइड में जाते हैं, तो डीएनए में यहाँ पर सिर्फ H है, डीएनए में यहाँ पे सिर्फ H है, देखो आप ध्यान से, H है, सिर्फ H है। तो डीएनए शो करता है, डीएनए शो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम कह रहे थे डीएनए स्टेबल क्यों है, क्योंकि डीएनए स्टेबल इसलिए क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है। ये भी एक वजह है, बहुत सारी वजह है। एक वजह ये है कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है क्योंकि इसमें H है, तो इस वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा ये है कि डीएनए कंटेन थायमिन, डीएनए में थायमिन होता है इन प्लेस ऑफ यूरासिल, कंटेन थायमिन इंस्टीड ऑफ यूरासिल, यूरासिल की जगह में होता है थायमिन, इस वजह से भी डीएनए ज़्यादा स्टेबल है इंस्टीड ऑफ यूरासिल। ठीक है, अब बाकी अपना 5 में जाते हैं, जो मेन करना था अपना। हाँ, ये देखो अब डीएनए के स्ट्रक्चर हैं, इसमें डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स आप देखोगे कि यहाँ पर सीरिया होती है जो ऐसे जाती है, यहाँ पे बनता नहीं है ढंग से, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, दूसरी तरफ से भी ऐसे जा रहा है, साथ साथ ऐसे घूमते आ रहा है, ऐसे ये बंद नहीं रहा डायग्राम, ऐसे घूमता आ रहा है। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो डबल हेलिक्स। अब देखो ये जो एक डीएनए में 2 चेन होती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है। देखो डीएनए में एक चेन ऐसी होती है, दूसरी चेन ऐसी होती है, बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए ऐसा होता है। लेकिन ये दोनों चेन जो ऐसा सीधा सीधा तो नहीं है, डीएनए की चेन जो है वो ऐसा घूमते हुए जाती है एक दूसरे के साथ। देखो ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा। दूसरी चेन को देखो तो आपको देखो, ऐसा घुमा, फिर ऐसा घुमा, फिर वैसे घुमा, फिर वैसे घुमा। एक बस सांप की माफिक है, आपने देखो सांप, जैसे 2 सांप ऐसे ऐसे घूम घूम के जाते हैं, तो ऐसा डीएनए आपने ऐसे देखा होगा कि बहुत जगह पर स्टेयरकेस होती है जो दोनों जो होती है ऐसे घूम के जाता है। इसको दिखाना थोड़ा ये काम हो गया, मुश्किल काम हो गया, तो ऐसे घूम के जाता है। डीएनए का भी ऐसा है, यहाँ पर डीएनए का लिखा है डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज शुगर मोइटी एंड फॉस्फेट। अच्छा, बैकबोन हम कहते हैं इसको, जो स्ट्रैंड जो है डीएनए के, इसको हम कहते हैं बैकबोन। ये बैकबोन होता है डीएनए का। तो ये बैकबोन में मेनली होता है शुगर। डीएनए की बात करें तो इसमें होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। कहीं पर मैंने देखा है कि इसमें बैकबोन में ही हम नाइट्रोजनस बेस को भी डाल देते हैं, मैंने कहीं पर देख लिया।